वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्ट और इनम कीवर्ड की। हम देखेंगे कि स्ट्रक्ट और इनम कीवर्ड को कैसे यूज़ किया जाता है सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। स्ट्रक्ट और इनम कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एज अ डेवलपर पर्सपेक्टिव, अ ब्लॉकचेन डेवलपर पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप स्ट्रक्ट को बहुत बार यूज़ करोगे वाइल राइटिंग योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ प्रोजेक्ट, जहाँ पे आप इसको यूज़ करके डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करने की कोशिश करोगे इन एन एरे और इन एन मैपिंग कैसे भी। और इनम को आप यूज़ करोगे ताकि आप कोड की रीडेबिलिटी बढ़ा सको। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं कि कैसे यूज़ किया जाता है। तो कंसिडर पहले बात करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड की। तो कंसिडर अ सिचुएशन जहाँ पे आपको एक एम्प्लॉय की पूरी की डेटा एंट्री करनी है ऑन अ सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर उसको आप कैसे यूज़, पहले तो उस पर स्टोर करोगे इन सच अ वे कि आप एम्प्लॉय आईडी डालो और उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स आप तक आ जाए। तो अभी तक हमने जो डेटा टाइप्स पढ़ा था वो एक सिंगल पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करता था। जैसे कि हम सिर्फ इंट यूज़ करते थे टू स्टोर इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग यूज़ करते थे टू स्टोर अ स्ट्रिंग वैल्यू, बुलियन यूज़ करते थे ताकि ट्रू या फॉल्स यूज सेव कर सके, एड्रेस यूज़ करते थे ताकि कॉन्ट्रैक्ट का या यूज़र का एड्रेस स्टोर कर सके। इसी को हम एरे में भी मैप कर सकते थे और मैपिंग में भी यूज़ करते थे। बट अगर मेरे को कुछ ऐसा बनाना है कि मैं एम्प्लॉय आईडी डालूं या एम्प्लॉय का एक एड्रेस डालूं और वो एम्प्लॉय की पूरी डिटेल्स मुझे एक साथ रिटर्न कर दे, तो कैसे करेंगे? हाँ, एक तरीका ये ज़रूर हो सकता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट एरे हर चीज़ के लिए बना लें, बट उसको कंबाइन करना, उसको एक साथ रखना, वो बहुत ही हैवी टास्क है। ये चीज़ आप नहीं कर सकते। जैसे जैसे आपका एरे बढ़ेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आप ऐड ऑन करोगे, बहुत टफ होगा। तो फिर क्या यूज़ किया जाए? इसी कंडीशन में हम स्ट्रक्ट यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्ट है कुछ नहीं, एक सिंपल सा उसका, अगर आप डेफिनेशन से जाओगे तो सिंपल डेफिनेशन है, इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अब इसका क्या मतलब हुआ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप? ताकि आप इस एक डेटा टाइप में डिफरेंट डेटा टाइप्स स्टोर कर सको। तो लेट्स सी कि स्ट्रक्ट को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, यूज़ किया जाता है। लेट्स जंप टू अ रेमिक्स आईडी। ये है हमारा रेमिक्स आईडी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने एक सिंपल सा फाइल डिक्लेयर किया यूजिंग नेम माई कॉन्ट्रैक्ट डॉट सोल, और एक ही सिंपल सा माई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे करके कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर लिया। तो देखते हैं स्ट्रक्ट कैसे इसमें डिक्लेयर किया जाता है। तो हम कुछ नहीं, हम एक सिंपल से स्ट्रक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम सिर्फ एम्प्लॉय की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे एंड विल ट्राई टू रिटर्न दिस स्ट्रक्चर। ठीक है। तो अब स्ट्रक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? तो स्ट्रक्ट क्रिएट करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड से। तो लेट्स सी। तो ये मैंने स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ किया, इसको मैं एम्प्लॉय नाम दे देता हूँ EMP। अब इसमें स्टोर क्या करेंगे? उसकी एज स्टोर कर सकते हैं हम, तो यू इंट एज हो गया। और क्या स्टोर कर सकते हैं? नेम स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग नेम हो गया। और क्या स्टोर कर सकते हैं हम? उसके फ़ोन नंबर यूज़ स्टोर कर सकते हैं, तो यू इंट अगेन फ़ोन नंबर हो गया। ठीक है। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हो गए, मतलब कि 2 इंटीजर हो गए यहाँ पे और एक स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, जिसको हम एक स्ट्रक्ट के अंदर बाइंड कर रहे हैं। तो अब क्रिएट कर लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम स्टोर कहाँ करेंगे? यहाँ सेमीकोलन कर लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम एक वेरिएबल में भी स्टोर करके रिटर्न कर सकते हैं, या फिर हम एक एरे में स्टोर कर सकते हैं और वहाँ रिटर्न कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। लेट्स सी कि इसमें को स्ट्रक्चर को मैं एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है। तो एक फंक्शन लिख लेता हूँ जो कि न्यू एम्प्लॉय क्रिएट करेगा। तो फंक्शन, इसको नाम दे देता हूँ ऐड रिकॉर्ड। ये कुछ पैरामीटर्स लेगा। क्या लेगा? तो एक तो नेम लेगा, ठीक है। फिर एम्प्लॉय की, पहले तो एज लेगा, फिर एम्प्लॉय का नेम लेगा, तो स्ट्रिंग मेमोरी नेम। और क्या लेगा? उसका फ़ोन नंबर लेगा, वो अगेन सेम वही है, तो ये फ़ोन नंबर ले लिया। ठीक है। यहाँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको अंडरस्कोर करके डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ कि ये वेरिएबल्स के नेम और स्ट्रक्ट के वेरिएबल्स के नेम दोनों डिफरेंट है। ये फंक्शन क्या होगी? मेरी पब्लिक फंक्शन होगी, और ये एंड हो गया। ओके। रिटर्न क्या करेगा ये? चलो यहाँ से रिटर्न भी करा लेते हैं। ऐड करने के बाद रिटर्न क्या करेगा? मुझे यही स्ट्रक्ट की ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, तो EMP मेमोरी। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे पहले स्ट्रक्ट में ऐड करता हूँ, तो EMP मैंने person1 करके P ले लिया इक्वल्स टू EMP ब्रैकेट। अब स्ट्रक्ट को मैं ऐड करने का तरीका ये होता है, मैंने पहले इस एक वेरिएबल डिक्लेयर किया P1 करके, उसका टाइप क्या है? ये स्ट्रक्चर टाइप होगा, तो EMP डिक्लेयर कर दिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा यूजिंग कर्ली ब्रेसेस,
तो इसमें ध्यान ये देना है कि इस कर्ली ब्रेसेस का मतलब होता है ये की और ये वैल्यू ऐड होनी चाहिए। तो इसका की का नाम क्या है, एज पहला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एज कोलन, इस एज के अंदर क्या जाएगा, ये वाला एज जाएगा, अंडरस्कोर सेपरेटेड बाय कॉमा, सॉरी सेमी कोलन होना चाहिए यहाँ पे। फिर आएगा नेम अंडरस्कोर नेम, और लास्ट में है मेरा फ़ोन नंबर, सेम अंडरस्कोर फ़ोन नंबर। ये तीनों वेरिएबल्स मैंने ऐड कर दिए इसमें। अब इस P1 को मेरे को रिटर्न करना है, तो कुछ नहीं, रिटर्न P1, सिंपल था। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या होता है। कंपाइल पे कर लेते हैं। तो कंपाइल में यहाँ देखो, यहाँ कुछ एरर आ रहा है, शायद ये कॉमा होना चाहिए था, मैंने गलती से सेमी कॉलन डाल दिया है। यहाँ कुछ भी नहीं होगा, लेट्स कंपाइल अगेन। और यहाँ पे लिख के आ रहा है मेमोरी या स्टोरेज होना चाहिए, तो ये मेमोरी होगा, ठीक है, ऑल गुड। सिर्फ वार्निंग रह गया है, तो वार्निंग को हम बाद में ठीक कर लेंगे। वार्निंग क्या लिख रहा है कि फंक्शन स्टेट म्यूटेबल कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्योर, कि प्योर या हम कुछ भी इसको रख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ दो चीज़ में समझाता हूँ कि ये मेमोरी कीवर्ड का क्यों यूज़ किया गया। तो मेमोरी का कीवर्ड को यूज़ क्यों किया जाता है, ये अगर आप दूसरे वीडियो में डिटेल में बात करूँगा, बट इस वीडियो के लिए इतना समझो कि पहले हमने बात किया था एक वीडियो में लोकल और स्टेट वेरिएबल के बारे में। वहाँ मैंने बताया था कि अगर स्ट्रिंग आपको यूज़ करना है और अगर उसको ऐसा यूज़ करना है कि उसका बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि उसका बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट वेरिएबल स्टेट होता है स्टोर होने का प्लेस, अगर उसको आपको लोकल भी यूज़ करना है तो मेमोरी। तो मेमोरी कीवर्ड हमेशा एक ऑब्जेक्ट को उस फंक्शन तक ही लिमिट रखता है, ताकि वो उस फंक्शन के रन जब तक होगा तभी तक उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट की जाएगी। उसको कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे कभी सेव नहीं किया जाता है। आखिरकार ये तो एक ऑब्जेक्ट ही है, इस ऑब्जेक्ट को मैं करके कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे नहीं स्टोर करना चाहूँगा ना, मैं या तो एरे में इसको स्टोर करूँगा तो कहीं, इसको करके क्या फ़ायदा मिलेगा। इसलिए मैं मेमोरी कीवर्ड का यूज़ करूँ। अगर स्टोरेज करूँगा तो परमानेंट स्टोर होगा फिर, तो स्टोरेज यहाँ करना कोई फ़ायदा है नहीं मुझे। अब मैं इसको रिटर्न कर दिया, लेट्स सी कि क्या होता है इसमें। इसको मैंने किया डिप्लॉय हो गया, लेट्स इंटरैक्ट विद दिस। तो ये आ गया मेरा फंक्शन, क्योंकि ऐड फंक्शन में रिकॉर्ड मेरा पब्लिक था। यहाँ 3 आ रहे हैं, देखो आप, एज डालना है, नेम डालना, फ़ोन नंबर डालना। एज में डाल देता हूँ 4, नेम डाल देता हूँ राम, फ़ोन नंबर डाल देता हूँ 345, ठीक है, क्योंकि हमने फ़ोन नंबर पे भी कोई चेक नहीं मारा है। ट्रांजैक्ट करते हैं। अब यहाँ देखो ट्रांजेक्शन्स हुआ है। अब यहाँ पे रिटर्न इसने किया, लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा। उसको समझने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ आपको दिखेगा, ये देखो आउटपुट दिख रहा है आपको, डिकोडेड आउटपुट। ये देखो ट्रफल एक आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो आप, यहाँ पे ट्रफल आ रहा है, राइट। ट्रफल में ये तीनों रिटर्न कर रहे हैं, और ये देखो कि ये किसके अगेंस्ट में, ये आउटपुट के अगेंस्ट में रिटर्न कर रहे हैं। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि कौन सा ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है इन ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो। इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन्स क्या क्या कह रही हैं। आप हमेशा इस आउटपुट पे जो यहाँ पे दिखाता है ना, वो इसी को डिकोड करके वो दिखाता है। जब हम एक एप्लीकेशन लोकल मशीन पे डेवलप करेंगे, हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए आप यहाँ से समझ सकते हो। तो इसने मेरे को एक पूरी की पूरी स्ट्रक्ट वैल्यू रिटर्न कर दी। तो इस तरह से हम एक स्ट्रक्ट को यूज़ करते हैं। एक स्ट्रक्ट को हम मैपिंग में भी स्टोर कर सकते हैं, एरे में भी स्टोर कर सकते हैं, या एक ऑब्जेक्ट में भी इसके स्टोर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि स्ट्रक्चर को हम एक मैप में कैसे स्टोर करते हैं। तो पहले एक मैप डिक्लेयर कर लेते हैं। तो कुछ नहीं, मैप डिक्लेयर होता है यूजिंग मैपिंग कीवर्ड, राइट, फॉलोड बाय ब्रैकेट। उसके बाद हम एक यू इंट ले लेते हैं, क्योंकि हमारी एम्प्लॉय आईडी एक इंटीजर नंबर रहेगी, और ये स्टोर क्या करेगा। तो प्रीवियस आपको याद होगा, मैपिंग में हम यू इंट के अगेंस्ट में एक स्ट्रिंग सेव कर सकते थे, एक बुलियन सेव कर सकते थे। यहाँ हम पूरे के पूरे स्ट्रक्ट को सेव करना चाहते हैं, तो ये वाली पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट यहाँ उठ के चली जाएगी। EMP स्टोर करेंगे और नाम रख लेते हैं मैप EMP करके, ठीक है। अब इसमें मैपिंग में स्टोर कैसे करेंगे, तो इस फंक्शन से मैं रिटर्न हटा देता हूँ, ओके, और इसको मैं कर लेता हूँ पब्लिक रख लेता हूँ, ताकि मैं इसको एक्सेस कर पाऊँगा डायरेक्ट विदाउट मेकिंग अ गेटर फंक्शन, राइट। और यहाँ रिटर्न हटा देता हूँ। तो करेंगे क्या, हम एक एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट स्टोर करेंगे। तो हम डाल देते हैं मैप EMP
हम फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट पूरी की पूरी P1 ऑब्जेक्ट को सेव करना चाहते हैं। यानी कि जब हम एम्प्लॉय आईडी 1 डालेंगे तो ये मेरे को इस P1 की आईडी रिटर्न कर देगा। ठीक है, इस आईडी को मैं वेरिएबल भी बना सकता हूँ कि हम यहीं पे एम्प्लॉय की एक आईडी पास कर देंगे। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी EMP आईडी करके डाल लेते हैं और मैप में हम इसी को EMP आईडी को डालेंगे। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं एक बार। ऑल गुड, टिक मार्क। नाउ लेट्स डिप्लॉय दिस। तो भाई डिप्लॉय हो गया। अब हम पहले, आप देख रहे हो क्योंकि मैप मेरा पब्लिक था तो उसके लिए भी एक गेटर बन गया और फंक्शन तो पब्लिक था ही तो उसके लिए बन गया। इसको थोड़ा कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं डालता हूँ। तो पहला क्या है, एज डालना है, तो एज सेट कर लेते हैं 23। एम्प्लॉय का नाम सेट कर लेते हैं राम। फ़ोन नंबर डाल देते हैं कुछ भी रैंडम से स्ट्रिंग, सॉरी इंटीजर। एम्प्लॉय आईडी डाल लेते हैं 34 के अगेंस्ट हमको एम्प्लॉय आईडी यूज़ किया भाई, उसके अगेंस्ट हमको स्टोर करना है। ठीक है, ट्रांजेक्शन बिल्ड करते हैं। यहाँ देखो ट्रांजेक्शन क्रिएट हुआ है क्योंकि टिक मार्क आया। नाउ लेट्स ट्राई टू गेट दिस एम्प्लॉय आईडी। तो मैप में हमेशा हमको की प्रोवाइड करना पड़ता है। ये मैंने किया, 34 सेंड किया और एम्प्लॉय आईडी पाने। यहाँ आप देखो, ये देख रहे हो, यहाँ इस टाइम मेरे को क्या क्या रिटर्न कर दिया, एज रिटर्न किया, नेम रिटर्न किया, फ़ोन नंबर रिटर्न किया। यही तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में हमको प्रोवाइडेड था, राइट। मैं थोड़ा जूम आउट हो जाता हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चर में यही तो था। तो इस तरह से आप एक पूरे स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट को ही मैप में स्टोर कर सकते हो। बेनिफिट क्या हुआ, अगर आप सेपरेट एरे बनाते हर चीज़ के लिए तो आप खुद सोचो कि कितना मुश्किल होता है उसको मैप कर पाना। मैप ही कैसे करते हैं, आप नहीं कर पाते। इसलिए स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है ताकि यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही स्टोर कर लो अगेंस्ट अ यूनिक फील्ड। अब इस तरह से तो आप इसको इसमें स्टोर कर सकते हो, लेकिन एरे में भी हम स्टोर कर सकते हैं सेम स्ट्रक्चर को। तो दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपको कैसा और कैसे यूज़ करना है, क्या रिजल्ट चाहिए, आप मैपिंग या एरे चुनते हो। अब बात करते हैं इनम कीवर्ड की। तो इनम को यूज़ हम करते हैं टू गिव अ नेम टू अ वैल्यू। जो लोग भी C++, जावा, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे वो इनम को यूज़ किए होंगे पहले भी, स्पेशली इन C++। तो इसको यूज़ क्यों किया जाता है, सिंपल सा एक रीज़न है, टू इंक्रीज द कोड रीडेबिलिटी। अब ये कैसे किया जाता है, या इनम को जो मैंने डेफिनेशन बोला टू गिव अ नेम टू अ वैल्यू, इसका क्या मतलब हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड विथ एन एग्जांपल। ठीक है, तो इनम डिक्लेयर करते हैं यूजिंग इनम कीवर्ड, जैसे स्ट्रक्ट डिक्लेयर करते हैं यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड, इनम डिक्लेयर करते हैं यूजिंग इनम कीवर्ड। तो मैं यहाँ पे एक इनम डिक्लेयर कर लेता हूँ, इनम, और इसका नाम रख लेते हैं स्टेट। ठीक है, अब इसको वैल्यू हम यही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो सकता है, या तो ये स्टेट एक्टिव हो सकता है, राइट, या तो इनएक्टिव हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं 2 स्टेट रख लेता हूँ कि भाई इसके 2 स्टेट हो सकते हैं। तो अब मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो इनम हमेशा, इनम की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, यानी कि मैं यहाँ पे कमेंट में लिख लेता हूँ कि इसका इंडेक्सिंग नंबर 0 है और इसका इंडेक्सिंग नंबर 1 है, यानी कि ये एक बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर होगा। तो इसको हम सिर्फ इनम क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यूज़ और भी लिख सकते हो किसी को। अब यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, पहले मैं दिखाता हूँ आपको, यू इंट प्रेजेंट, यू इंट, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रेजेंट स्टेट करके एक वेरिएबल बना लेते हैं कि प्रेजेंट स्टेट है क्या, आखिर ये हमें जानना है, और इसको पब्लिक रख लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, एक फंक्शन लिख लेते हैं जो प्रेजेंट स्टेट को सेट करेगा, हमारे फंक्शन सेट स्टेट करके, और ये क्या लेगा, ये हमेशा इस वैल्यू को चेंज करता जाएगा। ठीक है, पब्लिक, तो यहाँ पे कुछ नहीं, रिटर्न कुछ नहीं करेगा, सिर्फ जो प्रेजेंट स्टेट है ना इसको ये सेट कर देगा स्टेट डॉट एक्टिव में, राइट। पहले मैं प्रेजेंट स्टेट एक्टिव रखना चाहता हूँ, तो लेट्स कंपाइल द कोड। यहाँ कंपाइल किए, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट का मैं बंद करना भूल गया था, तो ये ठीक है, दिस इज़ फाइन एंड गुड। तो अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको डिप्लॉय कर लेते हैं, यहाँ ये डिप्लॉय हो गया। तो अब पहले मैं क्या कर रहा हूँ, गेट स्टेट कर रहा हूँ, सेट स्टेट कर रहा हूँ, तो ताकि वो प्रेजेंट स्टेट मेरा इनम का सेट कर दे। ये वेरिएबल भी
इसकी टाइप स्टेट होगी, क्योंकि ये इनम के अंदर से ताकि पिक करेगा जो भी इसमें डिफाइन होगा उसी को आप यहाँ पे एलोकेट कर सकते हो, नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे। और इनम वेरिएबल को इसी तरह से आप यहाँ पे एलोकेट कर सकते हो। तो सेट कर लिया हमने। अब मैं प्रेजेंट स्टेट को गेट करके देखता हूँ कि क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हो ये 0 यहाँ लिख के आ रहा है, बट 0 का मतलब क्या हुआ, वो एक्टिव स्टेट है। अच्छा, अब इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, इनएक्टिव कर लेता हूँ, वापस से इसको डिप्लॉय करते हैं, कंपाइल करके डिप्लॉय करते हैं। कंपाइल कर लिए, ठीक है, वापस से इसको डिप्लॉय कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा डिप्लॉयमेंट है। सेट कर लेते स्टेट को, सेट हो गया, टिक मार्क है। अब प्रेजेंट स्टेट देखो, आप यहाँ पे 1 दिखा रहा है। 1 क्यों है, क्योंकि प्रेजेंट स्टेट मैंने इनएक्टिव किया। तो कुछ यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि मैंने एक वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल पे डिफरेंट कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है, एक्टिव हो सकता है, इनएक्टिव हो सकता है। तो इसने जब 0 या 1 रिटर्न किया ना, तो मेरे को कोड रीडेबिलिटी में हेल्पफुल हुआ कि भाई 0 का मतलब अच्छा एक्टिव होगा, 1 का मतलब अच्छा इनएक्टिव होगा। ये हमेशा इंटीजर वैल्यू यानी इंडेक्सिंग ही रिटर्न करेगा, इंडेक्स रिटर्न करेगा हमेशा। लेकिन कोड आप जब रीड करोगे तो इसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप कंपनी लेवल प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना, तो आप अकेले काम नहीं करते इस प्रोजेक्ट पे, आपके कलीग्स भी साथ काम करेंगे। उनके साथ जब आप काम करोगे, आप एक कोड को रख कर लिए, अब उसको छोड़ के चले गए, तो दूसरा जब कोड उसको रीड करेगा उसे समझ में आना चाहिए। आप यहाँ पे मान लो 0 कर दिए, 1 कर दिए, तो पता कैसे चलेगा कि 0 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है। इसलिए इनम का यूज़ किया जाता है वाइल राइटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके और भी डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे एक्टिव हो सकता है, इनएक्टिव हो सकता है, पॉज, स्टॉप, डिपेंडिंग ऑन स्टेट हो गया, या आप मंथ का एक इनम बना लो, डेज़ का एक इनम बना लो, जो भी आप चाहो उस इनम को आप यूज़ कर सकते हो। वो हमेशा रिटर्न एक इंटीजर ही करेगा, बट रीडेबिलिटी यहाँ इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये फ़ायदा होता है एक इनम को यूज़ करने का। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो। होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अपनी अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ वेब 5।